नमस्कार, मेरा नाम है दिलीप और आप देख रहे हैं सबकी बात। आज मैं सिंगरौली जिले में आया हूं। यहां पर एनसीएल मुख्यालय का यहां के लोगों के द्वारा बड़ी तादाद में घेराव किया जा रहा है। आखिर ये घेराव यहां के लोग किस लिए कर रहे हैं, जानेंगे यहीं के लोगों से पूरी बात। बात ये है, सबसे अच्छी बात ये है कि आज जिस शांतिपूर्वक तरीके से ये धरना प्रदर्शन हो रहा है, ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छी बात है। बसे हुए लोग हैं, ऐसे लोग जाकर इस हक अधिकार की लड़ाई हमारे विस्थापन के दर्द के एवज में जो हमें मिल रहा है, लेकिन ये हमसे मांग करते हैं कि हम भारत इनकी पॉलिसी केवल करने का काम कर रही है। इस में हटने कि ये दिखाए अपने एनसीएल में। जी, मेरा नाम अविनाश सिंह। अविनाश जी, क्या पूरा मामला है? बात यह है कि यहाँ विस्थापन होने वाला वो तो सबको पता है। हम लोगों ने बहुत मेहनत करके कैसा विस्थापन होने वाला है? कोयला का, यहाँ कोयला खदान है, तो ये पूरा शहर के नीचे कहते हैं कोयला है, तो ये शहर को हटाएंगे। तो यहाँ के लोगों को पहले तो हम बहुत कंफ्यूज थे कि भैया हम लोगों को रेट नहीं पता है, कैसे देंगे क्या देंगे। बड़ी मुश्किल से इन्होंने रेट बताया, तो रेट भी ऐसा बताया कि रेट जानने के बाद हम और कंफ्यूज हो गए। किसी का 8800 है, कहीं का 4400 है। जमीन का रेट तो मान लीजिए 4-5 तरीके का, हमें समझ में नहीं आ रहा हमारे घर को कौन सी गली में डाल देंगे, क्या करेंगे। और एक इन्होंने कंस्ट्रेंट रखा है सर 3.3 मीटर्स, जो होता है करीब 11 फीट के आसपास। तो उतना ऊंचा छत बनेगा तो ये 1200 रुपए स्क्वायर फीट दे रहे हैं। मतलब आप मुआवजे की बात कर रहे हैं, अगर जहाँ भेज रहे हैं उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अरे वो तो ये कहीं बसाते ही नहीं है, वो तो बात करने का मतलब नहीं है। उसके बजाय ये कुछ दे दे पैसा कि हम कहीं जाके सेटल हो जाएं। इतना इन्होंने लोगों को हटाया है, आज तक किसी को कहीं कहाँ बसा दिया हमें तो नहीं पता। कभी 10 नंबर में मेड़ौली में किसी को बसाया हो, बहुत अच्छा कॉलोनी बना के दिया हो, ऐसा तो हुआ ही नहीं आज तक। तो हम चाह रहे हैं उसके बदले में हमें कुछ रकम दे दें। 25 लाख हम लोग बोल रहे हैं, तो वो अगर वो उसके लिए देते हम कहीं भी जाके अपना व्यवस्था बना लेंगे। भैया हम लोग 4-4 पीढ़ी से यहाँ रह रहे हैं, हमारी दुकान है, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है कि भैया हमारी आजीविका जारी है, हमारा रिटर्न देख लीजिए। हम लोग अच्छे से बिजनेस करते हैं भैया, हमारा उसका कोई बात नहीं है कि वो मिलेगा कि नहीं। हमारी दुकानों का भी रेट दे दें। ये बाजार का रेट इतना खराब रखा इन्होंने, हम लोग को कुछ नहीं समझ में आ रहा भैया। ये जो रेट इन्होंने निकाला उसमें इतने ज़्यादा कंस्ट्रेंट्स रखे हैं झूठ मूठ के। 11 मीटर का तो उसके नहीं तो 9,000 रुपया, 900 रुपये स्क्वायर फीट देंगे करीब। तो उसी को लेके यहाँ पर आप धरना प्रदर्शन? हाँ, उसके लिए कर रहे हैं और बसाने का। और फिर भैया कुछ लोग सरकारी ज़मीन वाले भी हैं, वो भी अपना आवाज़ उठा रहे हैं कि उनको तो विस्थापित भी नहीं मान रहे हैं, उनको बस प्रभावित मान रहे हैं। तो वो भी एक प्रॉब्लम है उन लोगों को। अच्छा, आप पेशे से पत्रकार भी हैं, कह रहे हैं कि सबसे बड़ा विस्थापन यहाँ हो रहा है, क्या ऐसा कोई मामला है क्या? असल में ये करीब 1400-1500 एकड़ का जो है एरिया है, ये हेक्टेयर का। तो ये जो है कोल बियरिंग है, मतलब इसमें कोयला धारक क्षेत्र है, और ये बहुत पहले से ये प्रस्तावित था कि ऐसा होगा। और इसके बाद जो CB एक्ट का सेक्शन होता है वो 4, 7, 9 ऐसा करके, तो ये जो 9 हो गया है अब, तो उसके तहत हटाना होता है। तो वही हटाने के लिए एनसीएल कह रही है। तो अब उनके लिए मुआवजा का अलग अलग पैरामीटर लोगों को समझ में आ रहा है। इसी को लेकर लोगों का कहना है कि एक ऐसा मुआवजा मिले हम लोगों को जो सर्वाइवल हो, जैसे हम लोग यहाँ रह रहे हैं उसी तरह का मिल जाए, तो हम कहीं भी दूसरी जगह शिफ्ट हो ले। तो उसी को लेके आज ये धरना प्रदर्शन हो रहा है। तो पैरामीटर सही क्या होना चाहिए? भाई हम लोग को कोई पैरामीटर नहीं है। नगर निगम और कलेक्टर साहब जो पैरामीटर वो किए हैं उसी पे दे दो। हम लोग का कोई वो नहीं है कि हम लोग रोक के इनका कोई नगर निगम में जगह तो आज जहाँ हम रह रहे, अब हमको इस जगह गड्ढे में बसा दोगे तो कोई रहेगा? परिवार वाले यहाँ 40-50 साल से यहाँ बसे हुए हैं। ये एक बड़ी बात है कि जहाँ आपने बचपन खेला सब कुछ अचानक से हटा देना, कहीं ना कहीं दर्द है। मैं नहीं बोल रहा कि मेरे को दिल्ली बम्बई में बसाओ, मैं बोल रहा हूँ मैं जहाँ से उठा उसी के मुकाबले को ये जगह बैठा दो। नगर निगम नगर निगम जंगल में बता दोगे तो हम आदमी हैं, जानवर तो नहीं है। चलो भाग दो, ऐसा नहीं होगा ना भैया। हमारा कहना भी आप एक जो चीज़ जो आप देना चाहते हो एक लिस्ट बना दो कि ये चीज़ आप लोग देंगे, यहाँ बताएंगे, और तो आप ले लो। हम तो खुद तैयार अपनी ज़मीन देने के लिए, लेकिन पहले तो हमें संतुष्ट तो करो। आप मेरे को संतुष्ट नहीं कर रहे हो, आप बोल रहे अरे गुंडाई हो गई फिर तो नहीं जेल की।
हम अपने आज हम 1970 से सिंगरौली में हैं, जब ये एनसीडीसी था, हमारी पैदाइश यही की है, तब से मैं देख रहा हूँ एनसीएल को। ये इतने मोटी चमड़ी के यहाँ के अधिकारी हैं, ये ऐसे नहीं मानने वाले। इसीलिए धरना प्रदर्शन गेट रोका जा रहा है। एक तो पहला कदम है। अब इसके बाद अगर नहीं मानेंगे तो और बड़ी कार्रवाई फिर की जाएगी। आगे कार्रवाई हम लोग बैठ के सब करेंगे प्लानिंग की, क्या करना, कैसे ही मानेंगे। प्लानिंग करेंगे अगली की प्लानिंग मंच में बहुत हमारे वरिष्ठ हैं, वो बताएंगे। हम लोग तो भैया कार्यकर्ता जैसे हैं अभी के लिए। युवा की क्या सोच है ऐसे विस्थापन को लेकर? युवा की भैया वही कि हमें कम से कम ऐसा मिले कि हम कहीं और जाके स्टैब्लिश हो ले। ये उतना भी पैसा नहीं दे रहे हैं कि जो हमने घर बनाया है ना, वो बनाने में जितना पैसा लगता है उतना एनसीएल खुद टेंडर करती है 2800 रुपए स्क्वायर फीट, हमें दे रही है 900 रुपए स्क्वायर फीट, 3 गुना से भी कम हो रहा है। आप सोच रहे हैं, मतलब ये तो ऐसे में तो और ये हमारे घर आकर के देख लें, क्या इनके घरों से, इनके क्वार्टरों से खराब थोड़ी हमारे घर यार, उससे बेटर ही है। लेकिन उसका पैसा ही 3 गुना कम दे रहे हैं, खुद टेंडर करेंगे 2800 पे। एक झोपड़ी भी बनता है ना सर, बड़ी मेहनत से बन रहा है। तो कैसे घर बना होगा? हम तो यहीं शहर में रहे हैं बचपन से। मान लीजिए कि हमारा घर अभी पूरा बना भी नहीं है, आज उजड़ने की नौबत है, और उसका क्या दे रहे हैं क्या नहीं, कैसे घर बनाए होंगे, पढ़े लिखे होंगे हम लोग, और छोटा सा ही घर है हमारा, मान लीजिए 2 ही डिसमिल में 3 डिसमिल में। तो उस आदमी को अगर ये कहेंगे कि नहीं 2 लाख रुपये डिसमिल देंगे तो और घर का 900 रुपये स्क्वायर फीट देंगे, तो हमको 20-25 लाख में हम अपने 5-6 लोग कहाँ जाके बसेंगे और क्या कर लेंगे आप बताइए? उससे हमारा घर बन जाएगा क्या? मेरा नाम राजेश सिंह है। मैं सिंगरौली मोरवा का एक आम नागरिक हूँ और साथ में व्यवसायी भी हूँ। आप समझ लीजिए ये भारत का एक ऐसा विचित्र विस्थापन हो रहा है कि नगर निगम से हमें उजाड़ कर गांव की तरफ भेजा जा रहा है और हमें ज़मीनों का मूल्य ग्रामीण में भी उससे निम्न स्तर का दिया जा रहा है। आप शुरू से बताइए कि आखिर एनसीएल कर क्या रहा है? एनसीएल कर ये रहा है कि पहले एनसीएल ने एक घोषणा की थी कि हम इस क्षेत्र को नहीं लेंगे। उसके बाद जब एनसीएल को ज़रूरत पड़ी तो वह धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए 10 नंबर वार्ड को लिया, जिसका विस्थापन पिछले 12 से 13 वर्ष हो गए, आज तक नहीं किया गया। उसके बाद फिर 9 नंबर से लेकर 3 नंबर वार्ड तक की घोषणा की, उसमें एक बार सेक्शन लगाया, सेक्शन 4 से सेक्शन 7 तक 3 साल तक हम सफ़र किए। कलेक्टर साहब ने रजिस्ट्रियाँ रोक दी, हमारे भूमि का जो मूल्य बढ़ना चाहिए हर साल वह नहीं बढ़ने दिया गया। फिर सेक्शन 7 के बाद वापस सेक्शन 3 लगाया गया और फिर 3 साल तक हम सफ़र किए। मतलब यह 7 सालों का सफ़र बिना रजिस्ट्री की कीमत बढ़ाए, बिना मूल्य को बढ़ाए, यह कहीं ना कहीं हमारे साथ दुर्व्यवहार करते रहे। आज हमें यह 2017-18 का मुआवजा देने की बात करते हैं, जबकि 2024 चल रहा है। यह भूमि का रेट हमें कलेक्टर गाइडलाइन से देते हैं और भवन का रेट पीडब्ल्यूडी गाइडलाइन से देते हैं। पीडब्ल्यूडी गाइडलाइन आपको भी पता है कि पूरे भारत की कितनी पुअर है, सबसे निम्न स्तर का मकान पीडब्ल्यूडी बनाती है। अब यह 200 रुपये स्क्वायर फीट दे रहे हैं टीन के घरों का, यह 800-900 रुपये स्क्वायर फीट दे रहे हैं 10 फीट 11 फीट के घरों का, जबकि अमूमन 9 से 10 फीट के लोगों का घर होता है। और उसके बाद यह डिप्रिसिएशन काटने की बात करते हैं। तो मिला जुला के हमारी ज़मीनों का जो आज बाजारू मूल्य है उसका 10% भी हमें कहीं से नहीं मिलेगा। और फिर सबसे ज़्यादा यहाँ पे मामला है ऐसे लोगों का जो 3 पीढ़ियों से सरकारी भूमियों में रह रहे हैं, और कहीं ना कहीं सबसे बड़ी लड़ाई उनके लिए है कि उनको यह विस्थापन की श्रेणी में नहीं रख रहे हैं, उन्हें यह प्रभावित भी नहीं मान रहे हैं, जबकि उनका परिवार पिछले 3 पीढ़ियों से एनसीएल की दमनकारी नीतियों को झेल रहा है, धूल प्रदूषण झेल रहा है, इनके मशीनों का मेंटेनेंस कर रहा है। वह गरीब वर्ग है, वो कहीं ना कहीं कोई पेंटर है, कोई डेंटर है, ऐसे लोग बेचारे अपना जीवन यापन कर रहे हैं और ना उन्हें विस्थापन का लाभ दे रहे हैं, ना प्रभावित का लाभ। मतलब लोग जाना चाहते हैं यहाँ से लोग ऐसे नहीं जाना चाहते हैं। अगर एनसीएल सेक्शन 9 हटाने का कोई कानून हो, वो वापस ले ले तो लोग और खुश हो जाएंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। इसलिए वह बहुत ही प्रेम तरीके से हमें हमारा अधिकार दें, हमें हमारा संपूर्ण जो लार एक्ट कहता है उसके हिसाब से विस्थापन करें। जो कलेक्टर गाइडलाइन नज़दीक के वार्डों की जो कमर्शियल ज़मीनें हैं, जैसे बैडन है, नवानगर है, वहाँ की कमर्शियल ज़मीनों का गाइडलाइन उठाएं और उस
उस मूल्य से हमारे कमर्शियल जमीनों का पैसा दें। तो उन्होंने कुछ बोला तो होगा, आश्वासन तो दिया होगा उन्होंने? कोई आश्वासन नहीं दिया। पिछले 4 महीनों में हम लोगों ने एक 24 सूत्रीय मांगे दी थी। क्या क्या है? वो बहुत लंबी है, उसका हम आपको पत्र दे देंगे। शॉर्ट में 2-4 हम लोगों ने बता दीजिए। हम लोगों ने यही कहा था कि हमें नगर निगम से उजाड़ कर नगर निगम में बसाया जाए, उसको वह मानने को तैयार नहीं है। हमने कहा था हमें कमर्शियल का मुआवजा दिया जाए, वह मानने को तैयार नहीं है। हम कह रहे हैं कि हमारे हर घर के व्यक्ति को नौकरी दी जाए, वह मानने को तैयार नहीं है। हम कह रहे हैं हर विस्थापित और हर प्रभावित को 15-15 लाख रुपए कंपनसेशन दिया जाए, वो मानने को तैयार नहीं है। हमें 60 बाई 40 का प्लॉट नगर निगम क्षेत्र में दिया जाए, वो मानने को तैयार नहीं है। तो ले दे के वह ये चाहते हैं कि हम उनकी शर्तों पे यहाँ से विस्थापित हो जाएं। और आप भी जानते हैं कि जमीन के बारे में पटवारी, एसडीएम और तहसीलदार से ज़्यादा कोई नहीं जानता है, लेकिन यह लोग उनको साथ में लेके नहीं चल रहे हैं। 20-22 साल के लड़कों को इन्होंने किराए पर लेकर छोड़ दिया है और वह औने पौने दाम पे उल्टा सीधा नापी करके सादे कागज पे लोगों से साइन करा रहे हैं, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। तो हम अपने अधिकारों की लड़ाई इनसे अनवरत लड़ते रहेंगे। अगर यह बातें नहीं मानी गई तो हम दिल्ली जंतर मंतर पर भी इसी प्रकार धरना करेंगे। तो आप गेट रोक रहे हैं, कर्मचारी को आने दें, आप हिंसा का रास्ता अपना रहे हैं? यह हिंसा नहीं है, यह हमारा अधिकार है। हमने न किसी से को अभद्र भाषा का प्रयोग किया, न किसी के कार्य को रोका है। यह जो गेट है, यह एनसीएल का हेडक्वार्टर है, अंदर एसी लगा हुआ, हम धूप में बैठे हैं, अभी तक कोई सुनने वाला नहीं है। आप समझ लीजिए कि हिंसा वो कर रहे हैं या हम कर रहे हैं। अगर आपके सामने कोई कटोरा लेके भीख मांगता है तो आप अपने घर से बाहर निकल के उसे 10 रुपए देते हैं, लेकिन सुबह से हम लोग इस धूप में बैठे हैं, एक बार भी कोई सुध लेने नहीं आया। तो ये बताइए हिंसा हम कर रहे हैं या वो कर रहे हैं? मतलब अपनी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाने के लिए इस आंदोलन को करा जा रहा है। एकदम हम लोग बहुत ही प्रेम पूर्वक 4 महीने से चिट्ठीबाजी कर रहे हैं। 4 महीने की मेहनत के बाद मात्र इन्होंने 2 पन्ने का जवाब दिया कि हम कोई भी बातें नहीं मानेंगे। तो उसके बाद हम अगला स्टेप तो अपनाएंगे ना। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम किसान आंदोलन की तरह दिल्ली की सड़कों पे भी बैठेंगे, वो हमारा अधिकार है। यह लोकतांत्रिक देश है, ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं है। और ये ब्रिटिश की तरह हमारे बीच में किराए के टट्टुओं को डाल के और यह हमें फोड़ने की राजनीति कर रहे हैं। आप किस लिए आए हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम धीरू सिंह है। किस लिए? मैं सिंगरौली पुनर्विस्थापना मंच का एक सदस्य हूँ। सदस्य हैं आप? हाँ, मैं भी एनसीएल के द्वारा जो छलावा किया जा रहा है मोरवा की जनता के द्वारा, मैं उसी परिप्रेक्ष्य में आया हूँ कि जो एनसीएल का जो अपना एनसीएल 2 या 3 दिन पहले एस्टिमेट दिया था, वो कहीं न कहीं मोरवा की जनता के साथ एक छलावा है। उसमें किसी तरह हम लोग की मकान की लागत तक नहीं निकल पा रही है। अब वो सीधे उन लोग ज़मीन का रेट कलेक्टर गाइडलाइन से दे रहे हैं और मकान का रेट पीडब्ल्यूडी के हिसाब से दे रहे हैं, वो भी 2019-20 का। जो मतलब उस रेट पर मोरवा की जनता कहीं जाके एक ढंग का झोपड़ी भी नहीं बना सकती है। उसी मांगों को हम लोग बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से धरना देकर एनसीएल को ये ज्ञापन देने आए हैं कि हम लोग की मांग को सुना जाए और हम लोग के साथ जो भी लॉ एक्ट है, जो कानून है, उसके तहत हम लोग के साथ निष्पक्ष न्याय किया जाए। तो ये कितने लोग की आबादी विस्थापित हो रही है? लगभग ये करीब मोरवा में करीब 70 से 80 हज़ार की जो लगभग 1 लाख की आबादी 1 लाख की आबादी है जो विस्थापित हो रही है। मकान कितने आएंगे जद में? मकान भी करीब करीब आके 30 से 35 हज़ार मकान यहाँ पे हैं। तो इतने मकान, इतने लोग हैं तो भीड़ नहीं दिख रही है? भीड़ है, काफ़ी भीड़, ऐसा नहीं है, भीड़ काफ़ी है, भीड़ काफ़ी है। अभी क्या है ना, हेडक्वार्टर के चारों तरफ हर जगह लोग बैठे हैं। गेट बंद कर दिया गया, पीछे गेट पर भी एक आदमी है हमारे। जो विस्थापित है उनका भीड़ कहाँ है? सारा गेट चारों तरफ से है, उधर लेडीज लोग खड़ी हैं, इधर जेंट्स लोग हैं, चारों गेट पर आदमी लगा हुआ है, इसीलिए भीड़ थोड़ा इतर बितर हो गया है। क्या चाहते हैं आप? हम लोग चाहते हैं कि सही एनसीएल से रेट मिले। बहुत कम मुआवजा दिया जा रहा है। हम लोग शहर क्षेत्र में हैं, ग्रामीण क्षेत्र में नहीं जाना चाहते हैं, नगर निगम क्षेत्र में जाना चाहते हैं। हाँ, एक बात है जो अभी जो बात हो रही थी जाने की, मतलब एक ऐसी जगह भेज रहे हैं जहाँ कुछ है नहीं। हाँ, जंगल एरिया में भेजा जा रहा है, जिससे हम लोग नहीं चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि नगर निगम के क्षेत्र में रहें। क्षेत्र में नहीं रहेंगे। क्षेत्र में हमारे साथ कुछ और लोग हैं जिससे हम बात करेंगे। आप बताइए क्या करने आए हैं यहाँ पर? यहाँ क्या करने आए हैं? ये धरना प्रदर्शन में शामिल होने आए। शामिल है। अच्छा, अभी एक बात हो रही थी कि जहाँ से इनको विस्थापित किया जा रहा है, जहाँ भेजा जा रहा है, उसके बारे में विरोध हो रहा है। क्यों? वो जगह रहने लायक नहीं है ना, यहाँ के वहाँ मूलभूत सुविधाएं नहीं है। ये नगर पालिका क्षेत्र में, हम लोग को भी नगर पालिका क्षेत्र में ही चाहिए।
तो वो तो बोल रहे हैं, जैसे मैंने पढ़ा है कि वो सब सुविधा देना चाहते हैं जो सुविधा आपके यहाँ मिल रही है। अरे कब देंगे, कहानी और करनी में अंतर है ना, कभी कुछ करके तो दिखाएं। और हमारी एक बात और है कि यहाँ बगल में वार्ड नंबर 1 है, ये भी इसी मार्केट पर निर्भर है। और जब आप इस पूरे मार्केट घटाते हो तो वार्ड नंबर 1 को छोड़ रहे हो, तो हमारी मांग है कि उसको भी ले हो आप ना। वहाँ भी पब्लिक जो भी है 10-20 हज़ार तो भी तो इसी मार्केट पर निर्भर है। वो जब सब चला जाएगा पूरा मार्केट तो ये क्या करेंगे 1 नंबर वार्ड वाले। सर आपका नाम? मेरा नाम हुआ SP सिंह, संजय प्रताप सिंह, ऐसे मन्नू भैया बोलते हैं। आप यहीं रहते हैं? जी हम सिंगरौली में ही रहते हैं, हमारी 4 पीढ़ी यहाँ पे रह चुकी है। सर अभी ये एनसीएल मुख्यालय का जो घेराव किया जा रहा है ये किस लिए किया जा रहा है, वजह क्या है? NCL के तरफ से विस्थापन किए कहते हैं अधिग्रहण की कार्रवाई चल रही है। एक अधिग्रहण बड़ौली का पहले हो चुका था, जैन प्रोजेक्ट का, कोयला माइंस के लिए कोयला चाहिए और देश के ज़रूरत के लिए कोयला की ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए अधिग्रहण चाहिए। पहले अधिग्रहण मेढौली में हो चुका था, वहाँ भी लोगों ने काफ़ी प्रोटेस्ट किया था, लेकिन लास्ट में NCL ने जैसे तैसे लोगों को निपटा दिया था। इस बार फिर से लोग क्षुब्ध हैं और NCL उसी तरीके से बिना किसी तैयारी के फिर से लोगों का विस्थापन कर रही है। ये मोरवा का विस्थापन हो रहा है जो जयंत और दुधीचुआ प्रोजेक्ट के विस्तार के लिए हो रहा है। तो दिक्कत क्या हो रही है और ये धरना क्यों हो रहा है? फिर दिक्कत ये आ रही है कि जो अभी तक जिस तरीके से NCL का रवैया रहा है और जो वो कानून को पढ़ रहे हैं, वो कानून को वो मनमाने तरीके से पढ़ रहे हैं, यानी कि सेलेक्टिव पढ़ रहे हैं। जहाँ लैंड की परिभाषा दी हुई है उसको नहीं पढ़ रहे हैं, जहाँ प्रभावित परिवार की परिभाषा दी हुई है उसको सही नहीं पढ़ रहे हैं। जहाँ पर जो 2015 में जो कानून इस कानून में मर्ज हुआ था, जो 4th शेड्यूल के ऊपर में CB एक्ट और जितने भी 13 कानून हैं जो कि 4थी अनुसूची में आते हैं, उसके ऊपर जब मर्ज हुआ था तो इसके सारे लाभकारी उपबंध के साथ उसमें मर्ज हुआ था। अब ये कहते हैं कि नहीं, मैं लाभकारी उपबंधों को नहीं पढ़ूंगा, मैं सिर्फ शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 पढ़ूंगा। तो ये थोड़ा सा आर्बिट्री है, मनमानी वाला बात हो जो गया। विस्थापित हो रहे हैं इनको ये क्या देना चाहते हैं और आपकी क्या मांग है? देखिए, जो विस्थापित हो रहे हैं उनको ये जिस तरीके से जो देना चाह रहे हैं, क्या देना चाह रहे हैं वो देना, जैसे कि अभी क्या हो रहा है कि जो रेट का प्रक्रिया है कैलकुलेशन का, वो कैलकुलेशन टीम क्या है, कौन है, कैसे कर रहा है, ये किसी को नहीं पता। और कैलकुलेशन टीम को चाहिए कि यहाँ के जनता के साथ भी कोऑर्डिनेट करना चाहिए। उसी तरह से पुनर्विस्थापन टीम है, उसको भी यहाँ के लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करना चाहिए। उन्होंने एक कुछ खास लोगों को अपना कोऑर्डिनेटर बना लिया है और वो लोग न जनता का प्रतिनिधि हैं न कुछ है। शुरू में सब कोई साथ थे, बाद में उन लोगों को तोड़ के NCL ने अपने साथ मिला लिया और जनता को ठगा सा महसूस होने लगा। अब जब हम लोग इस चीज़ के लिए जब जनता में पहुंच रहे हैं तो जो इस तरीके का रेट आ रहा है, अब जब रेट आ रहा है तो वो अब समझिए कि 100 रुपये के आसपास से लेके 800 रुपये तक का इतना तरह का रेट बना दिया इन लोगों ने, फुल ऑफ कन्फ्यूज़न कर दिया है। जबकि सेक्शन 26 कहता है कि आपको कलेक्टर गाइडलाइन 1899 का रेट लेना है, उसके अनुसार लेना है। वो कलेक्टर गाइडलाइन में भी जो रेट है वो इंजीनियर के द्वारा ही बनाया जाता है। लेकिन ये मान लें क्या अपना रेट बनवाते हैं, इसका मतलब क्या वो इंजीनियर घास छीलते थे क्या? ऐसा नहीं, उन्होंने भी बहुत मेहनत करके और ये रेट बनाया और मत भोपाल से अप्रूव हुआ। आज हम आप जाते हैं टैक्स देने, जब ज़मीन सेल करते तो जो रेवेन्यू गवर्नमेंट को देते हैं वो किसी और रेट पर देंगे और जब आपको मुआवजा मिलना होगा वो किसी और रेट पर होगा, तो आपको आपत्ति होगी कि नहीं? तो इसी आपत्ति के लिए आप क्या है? तो उस आपत्ति के लिए है। अब आज के दिन में आप मान लीजिए कि 1500 रुपये स्क्वायर फीट से कहीं कोई घर नहीं बन पाएगा, इससे नीचे। ये 100 रुपया से 800 रुपया में कौन सा घर बना के देने के लिए? आज आपने हमको बोला कि साहब आप, अब समझ लीजिए कानून का कहाँ अवहेलना हो रहा है। आप आए कि साहब आप इस घर में रह रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम इस घर में अपना कंफर्टेबल रह रहे हैं, सब तरफ से ठीक है। आप हमको यहाँ से बोलते हैं कि आप हटिए इस घर से, हमको कोयला निकालना है। हम लोग बोले साहब क्यों हटा रहे हो? बोले कंपलसरी अधिग्रहण है, आपसे पूछने की आवश्यकता नहीं है, आप हटिए। तो बोले साहब दूसरे घर बनाएंगे ना? तो बोले हाँ बनाइए। तो पैसा हम दे रहे हैं। तो कितना दे रहे हैं? तो जो अधिग्रहण का पहला डेट का अधिसूचना का पैसा था उस डेट का पैसा देंगे। तो बोले वो तो 4 साल पहले पुराना बात हो गया। तो बोले 4 साल पुराना हो गया तो हम वही देंगे, हम आपको नहीं देंगे। हमने क्यों नहीं दीजिएगा? तो कानून में प्रावधान नहीं है। हमने कानून में तो प्रावधान है
वो कानून ने तो कहा है कि जिस डेट से जो पहली अनुसूची का जो जारी होता है और डेट ऑफ डिटर्मिनेशन या पोजीशन जिस डेट तक होता है तब तक 12% का प्रावधान दिया है। आप पढ़ नहीं रहे हो कानून, तो आप बिना मतलब का उस चीज़ को हम लोग के मत्थे ठोप रहे हो। तो आप ये चीज़ को आप कहते, अब तब ये क्या कहते हैं, मेरे ऊपर नहीं लागू होता है। अब ये सब जो है ना, थोड़ा सा ज़रूरत से ज़्यादा वाली बात हो गई। तो इसी को लेके आप यहाँ पर तो लेके तो उसी को है, लेकिन मैं आपको थोड़ा बता ही दूँ ये बात कि वो फिर कहते हैं कि मेरे ऊपर उपबंध नहीं लागू होता है। अब इस तरह से कह के वो अपने आप को छटका लेते हैं। और क्या हो रहा है, जो इन्होंने जो लोगों को अपने साथ मिला लिया है उनसे ये बुलवाने का कोशिश कर रहे हैं कि जो सोलेसियम का पैसा मिल रहा है उसको भी आप मान लीजिए कि मकान में आपको उसका भरपाई हो गया मकान का। सोलेसियम का पैसा मिलता है, उसका एक कारण है, आप उजड़ते हैं, आपको फिर से बसने में 5 साल 10 साल 15 साल क्या लगेगा, आपका बसा बसाया धंधा पानी सब खत्म हो रहा है। वो उसके लिए होता है, ना कि उसके लिए होता है कि आप उसका पैसे से घर का मूल्यांकन कर रहे हैं। घर का पैसा जो ये देंगे मूल्यांकन करके, वो घर के पैसे में वही जाएगा और 800 रुपये में आज के दिन नहीं हो पाएगा। और उन्होंने इसमें जो बेटर थोड़ा सा पैसा है तो उसको उन्होंने क्या किया है कि हाइट मकान का इतना ज़्यादा कर दिया। बोले कौन आज के दिन में 11-12 फीट का मकान बना है, किसका महल बन रहा है आज के दिन में, क्यों ऐसा कैलकुलेशन लाया जा रहा है। तो ये देखिए एक्चुअली क्या है कि जो भी लोग कर रहे हैं वो उनकी मानसिकता पॉजिटिव नहीं है, उन नेगेटिव मानसिकता से कर रहे हैं कि कैसे हम सब चीज़ को काट दें, कैसे लोगों को कम दें, जबकि कानून ये बना हुआ है कि विस्थापितों को आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दें और उनको ट्रॉमेटिक नहीं फील होना चाहिए। उनको जहाँ बसना है, उनको जिस तरीके से आगे का मतलब उनका जीवन यापन है वो उसमें उनका बेहतर होना चाहिए। तो आप कैसे जानेंगे, आप हमसे पूछेंगे तब ना जानेंगे, मेरे साथ सहयोग करेंगे तब तो जानेंगे कि मेरे लिए क्या बेहतर है। आपने उठा के, हम शहरी इलाके में बस रहे थे, आप नियम है कि उससे बेहतर ज़िंदगी देने का प्रयास करना है। वो तो कह रहे हैं कि देंगे, वो तो कह रहे हैं कि जैसा वैसे देंगे। वो एकदम नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप भोलगढ़ चले जाइए गांव में, भोलगढ़ 25 किलोमीटर दूर, सबका व्यवसाय यहाँ, आधा मेन रोड यहीं बसा रह जाएगा, लोगों को 2 फाड़ में तोड़ दिया जाएगा, रोजी रोटी यहाँ भोलगढ़ में रहेगा, जिला मुख्यालय से भी दूर, यहाँ से भी दूर, पहले तो उससे तब रोजगार से भी दूर। तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा है कि ये कहीं से प्रैक्टिकल है। आप देखिए इतना देर आप रहे, आपको क्या लगता है 90-95% लोग तो क्लियर कट है कि भाई ये पागलपन वाला डिसीजन है भोलगढ़ का, कोई सोच नहीं सकता था। कैसे सोच लेगा कोई इतना दूर का, कोई भी आज तक यही था कि भाई एक इन लोगों ने परसेप्शन बना लिया है कि हम लोग खिरवा के लिए बोले, खिरवा हम लोगों ने कभी नहीं बोला, हम लोग बोले नगर निगम से, नगर निगम में 2 1 नंबर वार्ड 2 नंबर वार्ड, खनाना से लेकर रेलवे स्टेशन इसके बीच में या बैढ़न में इधर में कहीं भी 2, लेकिन आप बेटर लाइफ की तरफ ले जाइए कि लोग को, आप किसी को वर्स लाइफ की तरफ नहीं ढकेल सकते। वहाँ 4-4 वासरी है, वहाँ ऑलरेडी वो त्रिमुला इंडस्ट्री है जिससे ग्रामीणों का रोज विवाद चलता रहता है, लोग छोड़ के जगह भाग रहे हैं वहाँ से ज़मीन बेच के, और आप वहाँ ले जाके हम लोग को खबरगाह बनाना चाह रहे हैं। बगल में इंडस्ट्रियल का एक्सप्लोसिव सारा यूनिट बैढ़न का उठ के वहीं आ रहा है। क्या आप सिद्ध करना चाह रहे हैं, किस चीज़ की वकालत कर रहे हैं? आपने मतलब एकदम रद्दी का गार्बेज समझ के यहाँ के लोगों को उठा के फेंकना है क्या? यही विरोध का कारण है और इस वजह से लोग अपना विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों का काम है अपनी बात को प्रजातांत्रिक तरीके से प्रशासन तक पहुंचाना, उस चीज़ को पहुंचा रहे हैं। अब प्रभावित परिवार ले लीजिए, प्रभावित परिवार में बना हुआ है कि जिसका ज़मीन है और जिसका संपत्ति है वो प्रभावित परिवार हो गया। फिर कहता है कि जिसका ज़मीन और संपत्ति नहीं है, टाइटल नहीं है, लेकिन उसकी जीविका पिछले 3 साल से प्रभावित हो रही है, तो 3 साल का अगर वो प्रमाण देता है तो वो भी विस्थापन का हकदार है। आपने उसको भी महरूम कर रहे हो, जो 3 साल से बस रहा है उसको तो पूछ ही नहीं रहे हो, और जो ये है इन पर वो 3 साल वाला दूसरा वाला क्लॉज पहले वाले पे लगा दी। आप कानून पढ़ना ही नहीं चाह रहे हो। अब ज़बरदस्ती आप नहीं पढ़ना चाहोगे तो आदमी कैसे समझाएगा? आपके पास हम लोगों ने बोला कि जो भी आपके पास ज्ञाता लोग हैं आप लोग आ जाइए, हम लोग को बुला लीजिए, और कोई रिटायर्ड जजेस को या जो भी है न्यूट्रल बॉडी आप सामने बैठा दीजिए। अगर हम लोग गलत हैं तो हम लोग को संतुष्ट कर दे, अगर वो गलत है तो वो संतुष्ट हो जाए। वो भी सरकारी आदमी होते हुए गलत काम तो नहीं करना चाहेंगे। न्यायपूर्ण तरीके से अगर किसी का बनता है, बसता है, तो उसको उसमें क्या आपत्ति है? सही चीज़ मिलनी चाहिए, एकदम सही चीज़ मिलनी चाहिए।
ये सिंगरौली के संजय प्रताप सिंह जी हैं जो विस्थापित प्रक्रिया में शामिल हैं और सही मुआवजा और सही रहने के हक के लिए ये यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और सही भी कहा गया है कि एक अच्छा घर लोगों का एक सपना होता है और जब वहाँ से कोई हटता है तो ये दर्द सिर्फ वही जान सकता है। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर एक नई बात होगी, किसी के साथ होगी, सबकी बात होगी।